हेलो बच्चों, कैसे हो। आज आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 का गणित का प्रश्न पत्र कक्षा 8 का विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र पहले ही उपलब्ध करा चुका हूँ। तो चलिए गणित के प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। पूर्णांक 50 नंबर का है और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं 1 से 15 तक के, जिनमें प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। तो पहला प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित करना है। पहला प्रश्न है 1000 का घनमूल है, तो इसका सही उत्तर है 100। 10 है, 1000 का घनमूल 10 होता है, तो सही ऑप्शन है 100। दूसरा प्रश्न है, घन में फलकों की संख्या होती है, तो घन में फलकों की संख्या होती है 6, तो सही ऑप्शन इसका आ गया ब। तीसरा प्रश्न, परमेय संख्या -5/7 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? माइनस में संख्या होती है तो उसका प्लस का प्रतिलोम होता है योज्य प्रतिलोम, और प्लस की होती है तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस की संख्या होता है। तो इस -5/7 का योज्य प्रतिलोम क्या है? 5/7, तो सही आंसर है 100। ऑप्शन क्या है? 100। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, परिमेय संख्या 3 सहित 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 3 सही 1/3 क्या हो गई? 3 3 9 और 1 10, 10/3 हो गई। इसका योज्य प्रतिलोम आएगा इसका उल्टा, यानी 10/3 का 3/10, तो सही ऑप्शन है ब। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संक्रिया के अंतर्गत परिमेय संख्याएं समवृत हैं? तो गुणन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं समवृत होती हैं, तो सही ऑप्शन है ब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पूर्ण घन संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर पूर्ण घन संख्या है 64। किसकी पूर्ण घन है ये? 4 की, तो सही ऑप्शन हमारा आ गया ब। अगला प्रश्न, सातवां, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 अंक हो तो उस संख्या के घन में इकाई के स्थान पर अंक होगा 0 ही होगा, क्योंकि 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो सही ऑप्शन है 7वें का ए। अगला प्रश्न, 8वां, एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है 1 होती है, सही ऑप्शन आ गया द। 9वां प्रश्न, चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है विकर्ण कहलाती है, सही ऑप्शन है बी। 10वां प्रश्न, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, सही ऑप्शन आ गया 100। 11वां प्रश्न, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों लेकिन चारों कोण बराबर नहीं हों। चारों भुजाएं बराबर किसकी होती हैं? वर्ग की होती हैं, लेकिन उसके चारों कोण भी बराबर होते हैं। आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, और इसमें सही ऑप्शन है सम चतुर्भुज स, जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन चारों कोण बराबर नहीं होते। अगला प्रश्न 12वां, समीकरणों में पक्षांतरण करने के बाद माइनस का चिन्ह बदलकर हो जाता है, तो माइनस का चिन्ह है तो पक्षांतरण के बाद में प्लस हो जाएगा, और यदि प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा प्लस, सही ऑप्शन है ए। 13वां प्रश्न, एक चतुर्भुज की रचना करने के लिए कुल कितनी मापों की आवश्यकता होती है? तो हमें 5 मापों की आवश्यकता होती है चतुर्भुज की रचना करने के लिए, तो सही ऑप्शन आ गया स। 14वां प्रश्न, एक फ्रॉक का मूल्य सूची मूल्य 220 रुपये है, सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है, इस फ्रॉक का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन आएगा 80/100 गुणा 220। 15वां प्रश्न, चतुर्थांश कितने होते हैं? 4 होते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश जिसमें संस्कृत का शब्द है चतुर्थ आ रहा है, तो 4 हैं, सही ऑप्शन है द आ गया। अब प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है 16 से और 22 या 23 तक के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो 16वां प्रश्न,
यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत हों तो वह एक क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। इस समचतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, समद्विभाजक भी होते हैं। 17वां प्रश्न, एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगला प्रश्न, ऋणात्मक परमेय संख्याएं संख्या रेखा पर हमेशा शून्य के दाईं ओर रहती हैं, बाईं ओर, बाईं ओर होती हैं। दाईं ओर धनात्मक परमेय संख्याएं होती हैं और बाईं ओर शून्य के ऋणात्मक परमेय संख्याएं होती हैं। 19वां प्रश्न, एक सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। 20वां प्रश्न, एक रैखिक समीकरण का हल कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है। प्रश्न संख्या 21, संख्या 23 के घन के इकाई का अंक क्या होगा, 7। देखो इकाई का घन, इकाई संख्या क्या है, 3, और 3 का घन क्या होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27, और 27 की इकाई का अंक क्या आएगा, 7। तो सही ऑप्शन है 7। 22वां प्रश्न, पिछले वर्ष की कुल राशि कितनी है, उसमें ब्याज भी जोड़ दिया है कुल राशि में, तो ब्याज और मूल पर परिकलित किया गया ब्याज, मतलब मूल और ब्याज पर फिर से ब्याज की गणना हो गई, तो वो क्या कहलाएगा, ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। 23वां प्रश्न, किसी वस्तु को खरीदने के बाद उस पर किए गए अतिरिक्त खर्चे जो कि क्रय मूल्य में शामिल कर लिए जाते हैं, ये सारे खर्चे क्या कहलाते हैं, ऊपरी खर्चे। अब बड़े प्रश्न आ गए हैं जिनका लिख करके हमें उत्तर देना है, हल करना है। किसी एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। ये गेंदें रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी अर्थात सर्वसम हैं। ये गेंदें क्या हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, केवल कलर का फ़र्क है। रंग 4 तो लाल रंग की गेंद है और 2 पीले रंग की गेंद है। अब थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाए तो एक जैसी हैं, तो पता ही नहीं चलेगा कौन से कलर की निकल रही है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है और क्या यह एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम। तो देखिए हल कर लेते हैं। यहाँ घटना के कुल परिणाम कितने, कुल कितनी गेंदें, 6, तो 6 बार हमें हाथ डाल के गेंद निकालनी पड़ेंगी, तो 6 परिणाम हो गए। अब लाल गेंद आने के लिए कितने परिणाम हैं, 4 लाल गेंद हैं, तो 4 बार लाल गेंदें आ सकती हैं, तो 4 परिणाम हो गए। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो गई, 4/6, यानी लाल गेंद प्राप्त करने के परिणाम बटे कुल परिणाम लाल और पीली गेंद प्राप्त करने के परिणाम, तो क्या हो गया, 4/6 = 2/3। इसी प्रकार पीली गेंद प्राप्त करने के लिए परिणाम कितने, 2, क्योंकि पीली गेंद कितनी है, 2, अतः पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो गई, 2/6, यानी कि काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से ज़्यादा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, संलग्न पाई चार्ट एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय और उसकी बचत प्रतिशतों में दर्शा रहा है। देखिए चार्ट को, तो 3 प्रश्न पूछे गए हैं। एक, किस मद में व्यय सबसे अधिक है, किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है, और तीसरा, यदि परिवार की मासिक बचत ₹3000 है तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या है। देखिए लाल रंग में जो लिख रहे हैं इस प्रश्न के अंक हैं, इस प्रश्न को सही कर दोगे तो 3 अंक मिल जाएंगे। एक अंक के तीनों हैं। किस मद में व्यय सबसे अधिक है, तो यहाँ पर चार्ट को देख लो, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है, तो यहाँ देखिए भोजन का प्रतिशत 25%, कपड़े 10% का खर्चा है, बचत 15% हो रही है, अन्य 20% खर्चे हो रहे हैं, परिवहन जाने आने का जो कहीं जाते आते हैं पेट्रोल का खर्चा 5% है, मकान का किराया 10%, बच्चों की शिक्षा 15%। तो सबसे अधिक व्यय किस में दिखाई दे रहा है, भोजन में 25% भोजन में व्यय दिखाई दे रहा है। तो यहाँ सबसे पहले सवाल का जवाब हो गया, भोजन पर व्यय सबसे अधिक है, कितना है, 25%। दूसरा है, किस मद पर हुआ व्यय परिवार के कुल बचत के बराबर है।
अब बचत कितनी है 15%, और 15% और किस में खर्च हो रहा है? तो देखिए बच्चों की शिक्षा पर, चित्र को देखिए आप, बच्चों की शिक्षा पर 15% खर्च हो रहा है, यानी कि दोनों बचत किसके बराबर है? बच्चों की शिक्षा पर भी 15% खर्च हो रहा है, तो बच्चों की शिक्षा पर हुआ व्यय 15% परिवार की कुल बचत के बराबर है। अब तीसरा पूछ रहा है, यदि परिवार की मासिक बचत 3,000 रुपये है, बचत 3,000 रुपये, यानी कि प्रतिशत में बचत कितनी है? 15%, तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या है? तो यहाँ पर हम इसको सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। परिवार की मासिक बचत 15%, यानी 15% किसके बराबर है? 3,000 रुपये के बराबर। तो कपड़ों पर व्यय 10% किसके बराबर होगा? 3,000 में 15 का भाग जाएगा, गुणा 10 से गुणा हो जाएगा, तो रुपये आ जाएगा 2,000। 10% कपड़ों पर जो व्यय हो रहा है वो किसके बराबर है? 2,000 रुपये के बराबर। तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय रुपये 2,000। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। 2 अंक का प्रश्न है। 39 और 42। 39 का वर्ग निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे? 39 को 30 + 9 का वर्ग कर लेंगे। 30 और 9 2 टुकड़ों में बांट लिया, और अब इसको गुणा करके इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह से 42 को 40 और 2 के टुकड़ों में बांट के और इसका भी गुणा निकाल लेंगे। देखिए दे रखा पूरा हल, देख लीजिए। अगला प्रश्न, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। पाइथागोरस त्रिक क्या होती है? 3 संख्याएं होती हैं जिसमें एक संख्या का वर्ग दूसरी दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ उनमें से एक संख्या 12 दे रखी है और दूसरी दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ 3 संख्याएं, पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? m² - 1, एक होती है m² + 1, और तीसरी होती है 2m। तो हमने यहाँ सबसे पहले इस 12 को मान लिया m² - 1 बराबर 12। तो m² क्या आ गया? 13, यानी कि m जो आएगा वो पूर्णांक नहीं आएगा, दशमलव में संख्याएं आएंगी। तो इसलिए इस 12 को m² - 1 की बजाय m² + 1 के बराबर मान लेते हैं। तो m² + 1 बराबर 12, तब m² 11 आ गया। तब m जो आएगा तब भी ये पूर्णांक मान नहीं है, दशमलव में है। तो अब हमारे पास तीसरा नंबर पाइथागोरस त्रिक का तीसरा बच गया 2m। इसको 2m के बराबर ले लेते हैं 12 को, तो m क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2m बराबर 12, तो m बराबर 6। ये एक पूर्णांक संख्या है। और इस तरह अब m जब 6 आ गया तो m² - 1 निकाल लिया, तो 36 - 1 बराबर 35 आ गया, और m² 1 भी निकल गया। कितना आ गया? ये 37 आ गया। अतः आवश्यक त्रिक कौन सी हो गई? 12, 35 और 37 एक पाइथागोरस त्रिक निकल के आ गई है। अगला प्रश्न, ये भी 3 नंबर का है। ज्ञात करना है ये -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा -14/9। आसान है, देख लीजिए, मैंने इसमें हल कर रखा है, पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, आप देख के इसको कर लीजिए। 1/2 आ रहा है इसका आंसर। अगला प्रश्न है 29। 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। यदि उनमें 2 और 5 का अनुपात है तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। क्योंकि दोनों संख्याएं 2 और 5 के अनुपात में, तो अगर एक संख्या को हम 2x मान लें तो दूसरी क्या हो जाएगी? 5x हो जाएगी। यानी कि 2x और 5x का अनुपात अभी भी 2 और 5 के अनुपात है। तो इनमें अंतर, अब अंतर 5x - 2x किया, ये किसके बराबर आएगा? जो हमको दे रखा है 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 66, तो इसके बराबर इसको कर देते हैं। तो 5x - 2x बराबर 66। अतः x की वैल्यू देखिए आ जाएगी यहाँ 22 सॉल्व करने के बाद। और संख्याएं 2x और 5x हैं, तो संख्याएं कौन कौन सी आ जाएंगी? x से गुणा कर देंगे 2x को तो 44 हो जाएगी, और 5x 5x कितनी हो जाएगी? 110। अब 110 में से -44 करेंगे तो 66 ही आएगा। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि हमारी जो संख्याएं आई हैं
वो एकदम सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की दुगनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रिया की आयु की तिगुनी थी। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। अब श्रिया की आयु मान ली वर्तमान आयु x वर्ष, तो अर्जुन की आयु उससे दुगनी है तो 2x हो गई अर्जुन की वर्तमान आयु। अब 5 वर्ष पहले इनकी आयु क्या थी, तो 5 घटा दो इनमें से, यानी कि श्रिया की 5 वर्ष पहले की आयु x माइनस 5 साल और अर्जुन की 5 साल पहले की आयु 2x माइनस 5 साल। अब 5 साल पहले उनकी आयु में संबंध दे रखा है। 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रिया की आयु की तिगुनी थी, तो अब क्या करना है, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। श्रिया की जो आयु है उसको 3 से गुणा कर दिया, ये क्या आ गई अर्जुन की आयु के बराबर, 5 साल पहले की आयु। तो ये समीकरण बन गया है हमारा 2x माइनस 5 बराबर 3 गुणा x माइनस 5। तो देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया तो x आ गया हमारा 10। तो x क्या है, श्रिया की वर्तमान आयु यानी कि 10 वर्ष, और अर्जुन की आयु इससे डबल है, दुगनी है, इसलिए अर्जुन की आयु 2x यानी कि 2 गुणा 10 बराबर 20 वर्ष हो गई। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में एक चित्र दिया गया है, देख लिए समचतुर्भुज का। RICE एक समचतुर्भुज है, x, y तथा z का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये जानते हैं हम। तो यहाँ पर विकर्णों के टुकड़े हैं, एक आधे आधे टुकड़े का मान दे रखा है और आधे का पूछ रहा है, तो जो आधे का दे रखा है वो उसके बराबर है, यानी कि OE बराबर OI, यानी OI कितना है 5, तो OE भी कितना हो जाएगा x है, तो ये भी 5 हो जाएगा, यानी x बराबर OE इज इक्वल टू OI इज इक्वल टू 5। ये विकर्ण किस लिए, क्योंकि विकर्ण को 2 भागों में बराबर बराबर बटे हुए हैं। इसी तरह से दूसरा विकर्ण है CR, यानी OC बराबर OR। OC दे रखा है हमको 12 और OY पूछ रहा है, OR पूछ रहा है Y, तो Y किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। तो Y इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 12। और तीसरा हमको Z क्या है, भुजा है, साइड है समचतुर्भुज की। एक चतुर्भुज की साइड दे रखी है ER, कितनी 13, तो चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ER बराबर RI बराबर IC बराबर EC, यानी कि 13। तो Z की वैल्यू Z बराबर कितना आ जाएगा, 13। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर उनके इकाई स्थान पर क्या आएगा। अब ये संख्याएं दे रखी हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, दी हुई संख्या का इकाई का अंक निकाल लो और उस इकाई के अंक को वर्ग करना है, और जो वर्ग आएगा यदि ज़्यादा अंकों का आता है, एक अंक का आता है, तो वो ही जो अंक है वो ही उस संख्या के, दी हुई संख्या के वर्ग का इकाई अंक होगा। और यदि वो संख्या 2 अंकों में आती है तो उस 2 अंकों की संख्या का जो इकाई का अंक है वो ही संख्या उस दी हुई संख्या के वर्ग का इकाई का अंक होगा। यहाँ देख लीजिए तीनों बता रखे हैं, दी हुई संख्या यहाँ 52,698 है, जिसका इकाई का अंक 8 है। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा। 64 का इकाई का अंक 4 है। यही जो 4 है यही इस 52,698 है, इसका वर्ग का इकाई का अंक है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, तीसरा भी इसी तरह का है, आप देख लेना। अगला प्रश्न है 33। एक दुकानदार ने 200 बल्ब रुपये 10 प्रति बल्ब की दर से खरीदे। उनमें से 5 बल्ब खराब थे और उनको फेंकना पड़ा। शेष बल्बों को रुपये 12 प्रति बल्ब की दर से बेच दिया। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए 200 बल्ब खरीदे, पैसे 200 के लग गए, तो 10 रुपये एक बल्ब का दिया, तो कुल मिला के कितने रुपए खर्च हो गए, 200 गुणा 10 यानी 2000 रुपये खर्च हो गए उसके बल्बों में। अब 5 बल्ब बेकार थे, फेंक दिए। बल्ब कितने बच गए, 195। तो 200 माइनस 5 195। अब
उन 105 बल्बों 195 बल्बों को बेचा है 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से, यानी 12 रुपये के बल्ब बेचे तो 195 बल्ब कितने के हो गए, 195 गुणा 12 यानी 2340 रुपये के वो बेच दिए। 2000 रुपये के खरीदे थे, कितने लग गए पैसे, 2000 लग गए थे और आए कितने 2340, 2340 आ गए, तो कितना ज़्यादा में बिक गए, तो लाभ हुआ या हानि, लाभ हो गया, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, इसलिए उसको लाभ हो गया। लाभ कितना हुआ तो घटा देते हैं, जो बेचा था विक्रय मूल्य 2340 में से क्रय मूल्य यानी 2000 रुपये को घटा दिया तो कितना आ गया 340 रुपये का लाभ हो गया। अब प्रतिशत निकालना है तो 2000 रुपये पर लाभ हुआ है, खर्च कितने लगे थे, जेब से पैसे कितने गए थे 2000 रुपये, 2000 रुपये पर लाभ हो गया रुपये 340 का, तो 1 रुपये पर लाभ निकाला पहले तो 340 बटे 2000 और अब 100 पे निकल गया, तो यही प्रतिशत आ गया हमारा 2000 रुपये पर, तो 100 रुपये पर लाभ 340 बटे 2000 गुणा 100 रुपये का ये लाभ हो गया, ये प्रतिशत लाभ आ गया कितना, जब इसको सॉल्व किया काटा पीटी की तो 17% लाभ हुआ दुकानदार को। इसी के साथ में प्रश्न पत्र गणित का कक्षा 8 का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना कौन से पेपर और डालने, किस तरह के डालने, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे अभी और भी पेपर्स लेके आने वाला हूँ। धन्यवाद।